हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक। पॉइंट नंबर 5 तक हम लोग पिछले क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके थे। हम लोग लिखेंगे पॉइंट नंबर 6। लिखना पॉइंट नंबर 6, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स। ठीक है, ऐसा कुछ काम करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए, ऐसा कुछ करने के लिए हम लोग डिसाइड कर लिया आपस में, जो कि करना इम्पॉसिबल है, विच इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। ठीक है, उसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स। ठीक है, लिखना an agreement to do impossible acts is itself void. An agreement to do impossible acts is itself void. Full stop. There are two types of impossibility. There are two types of impossibility. दो तरीके का impossibility हो सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, initial impossibility. पॉइंट नंबर B, supervening impossibility या subsequent impossibility. पहला है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और दूसरा है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटीज। ठीक है, अब क्या होता है देखेंगे हम लोग, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और क्या होता है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटीज। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी का मतलब है ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो कि जब हम लोग एंटर कर रहे थे, एंटर करते समय ही वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल था परफॉर्म करना। जब ए और बी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे थे, वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते समय वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना ही इम्पॉसिबल था। दैट इज नोन एज इनिशियल इम्पॉसिबिलिटीज। ठीक है, लिखना पॉइंट नंबर 1, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। लिखना when the parties agree upon doing of something which is impossible in itself, the agreement would be void. The agreement would be void. Full stop. The impossibility may be and may not be known to the parties. ठीक है, तो बोल रहा है ये जो इम्पॉसिबिलिटी है, हो सकता है दोनों पार्टी को पता हो, या ऐसा भी हो सकता है दोनों पार्टी को पता ना हो। ठीक है,
अलग अलग केस लेंगे हम लोग। पहला, if known to the parties, if known to the parties, मतलब दोनों पार्टी को पता था कि ये काम को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, जैसे कि कोई भी, जैसे मैं बोला कि ए बी को बोला कि ताजमहल खरीदेगा क्या, क्या बोल रहा है ए बी को बोला ताजमहल खरीदेगा क्या, बी बोल रहा है हाँ खरीदूंगा लेकिन 10 करोड़ में। ये एग्रीमेंट में जब वो लोग एंटर कर रहे हैं, वो एग्रीमेंट एंटर करते समय ही दोनों पार्टी को पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ताजमहल वो लोग बेच नहीं सकते और ना ही कोई ताजमहल खरीद सकता है। ठीक है, तो ऐसा कोई काम करने के लिए वो एग्री कर रहे हैं जो कि अपने आप में इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना, और वो बात का जानकारी दोनों व्यक्ति को है। ठीक है, if both the parties to the agreement, if both the parties to the agreement are aware that it is impossible to perform it, it is impossible to perform it, then the contract will be void। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा void। ठीक है, एग्जाम्पल, B promises to pay a sum of 5 lakh rupees if he will be able to swim across the Indian Ocean। क्या बोल रहा है, 5 लाख रुपए दूंगा अगर इंडियन ओशन को पार कर गया स्विम करते हुए। क्या ये पॉसिबल है, इज दिस पॉसिबल? नो, बोथ द पार्टीज आर अवेयर दैट इट इज नॉट पॉसिबल। करेक्ट, फुल स्टॉप। इट इज void, सिंपली इट इज void, ये एग्रीमेंट void होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, if unknown to the parties, दोनों पार्टी अनअवेयर हैं, दोनों को पता ही नहीं है कि उस काम को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, उसको बोलते हैं अननोन टू बोथ द पार्टीज। तो बोथ द पार्टीज आर नॉट अवेयर ऑफ इट। ठीक है, लिखना, when both the promisor and promisee are not aware, then the agreement is void। एग्रीमेंट void होगा क्योंकि दोनों पार्टी को पता ही नहीं था, प्लस इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3,
इफ नोन टू प्रोमिसर ओनली। नोन टू प्रोमिसर ओनली मतलब एक पार्टी को पता है, प्रोमिसर को पता है कि परफॉर्म नहीं हो पाएगा और प्रोमिसरी को ये बात पता नहीं है, इसको बोलते हैं नोन टू प्रोमिसर ओनली। ठीक है, लिखना। When at the time of entering into a contract, the promisor alone knows about impossibility, then the agreement is void, but promisee can claim compensation फ्रॉम प्रोमिसर। ठीक है, तो इस यहाँ पे सबसे अलग सिचुएशन है पॉइंट नंबर 3, जहाँ पे एक पार्टी को पता है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पाएगा और दूसरे पार्टी को ये चीज का जानकारी नहीं है, फिर भी पहला पार्टी जानबूझकर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, तो अगर दूसरे व्यक्ति को कोई भी नुकसान होता है तो फिर सामने वाला उसका भरपाई करेगा। ठीक है, तो 3 केस है बेसिकली। पहला में जब दोनों को पता है तो वॉइड है, जब दोनों को पता नहीं है तो भी वॉइड है, लेकिन एक को पता है एक को नहीं पता है तो वॉइड तो है, लेकिन जिसको नहीं पता है अगर उसको कोई भी नुकसान हुआ है तो वो क्लेम कर सकता है, किससे? जिसको पता है उससे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, reciprocal promise to do certain things that are legal and also some other things that are illegal, some other things that are illegal। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? ऐसा कुछ काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए हैं जिसमें कुछ पार्ट लीगल है और दूसरा पार्ट इलीगल है। ठीक है, अरे इसमें हम एक चीज नहीं पढ़े शायद, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटीज छूट गया गलती से, इसको कट कर दो, थोड़ा सा कट कर दो, तो इसको पॉइंट नंबर 7 बाद में पढ़ेंगे, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटीज रह गया इसमें। ठीक है, 2 पॉइंट था ना, देखो ऊपर 2 पॉइंट था, तुम लोग भी बताए नहीं गधे, सर कैसे बताएंगे वीडियो में सर? हाँ सही बात है ये भी। चलो देखो, तो पॉइंट नंबर 1 इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, पॉइंट नंबर 2 सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, पढ़ेंगे वो। ठीक है, क्या करना, पहले हेडिंग करना, पॉइंट नंबर बी सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटीज। सब्सिक्वेंट और सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटीज। ठीक है, इसका मतलब क्या देखना, पहले अच्छे से सुनना। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग एंटर किए तब अगर वो चीज परफॉर्म करना इम्पॉसिबल था तो वो तो पॉइंट नंबर 1 में आ गया, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, अभी दूसरा टाइप है जहां पे जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किए, जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए तब ये कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल था, द कॉन्ट्रैक्ट वाज परफॉर्मेबल, मतलब परफॉर्मेंस करना पॉसिबल था, लेकिन
बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से अब ये कॉन्ट्रैक्ट और परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे कि सपोज ए बी को अपना कार बेचने वाला था, उसका नंबर था OD174455। ठीक है, और बी बदले में 5 लाख रुपए देने वाला। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ लेट से 1 अप्रैल को, और ये कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म किया जाएगा? 10 अप्रैल को। क्या ये इम्पॉसिबल है परफॉर्म होना? नहीं, ये तो परफॉर्म हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्मेबल, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है। ठीक है, लेकिन 5 तारीख को क्या हुआ? ये जो कार है ये चोरी हो गया। 5 तारीख को ये कार जो है चोरी हो गया। अब मुझे बताओ, क्या 10 तारीख को हम ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे परफॉर्म। अब 10 तारीख को ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए थे उस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना और पॉसिबल नहीं है। इसको बोलते हैं सब्सीक्वेंट या सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटीज। समझ में आ रहा है? तो पॉइंट नंबर 1 में है कि जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए उस समय से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं था, उसी समय कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं था, तो वो हो गया इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। और सुपरवेनिंग या सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का मतलब है जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए तब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से अब ये कॉन्ट्रैक्ट और परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसको बोलते हैं सब्सीक्वेंट और सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटीज। लिखना। When performance of promise becomes impossible or illegal by occurrence of an unexpected event or a change beyond the control of parties. The contract becomes void. कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट becomes void. In other words, when contract was entered, it was possible to perform. When contract was entered, it was possible to perform, but due to future events, the performance becomes impossible. It is known as subsequent or supervening
impossibility. It is known as subsequent or supervening impossibility. ठीक है, एग्जाम्पल लिखना। A and B entered into a contract. ए बी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए कि ए अपना गाड़ी बेचेगा बी को, तो वैलिड एग्रीमेंट था ही, ठीक है। बट बिफोर द परफॉर्मेंस the car was stolen. But before the performance, the car was stolen. It is subsequent impossibility. इसको बोलते हैं subsequent impossibilities. ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये हम लोग का कंप्लीट होता है पॉइंट नंबर 6। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे पॉइंट नंबर 7। ठीक है, लिखना जो पॉइंट 7 अभी लिखे थे उसको कंटिन्यू करेंगे पॉइंट नंबर 7 को। ठीक है, लिखना पॉइंट नंबर 7। reciprocal promise to do certain things that are legal and also some other things that are illegal। तो कुछ चीज लीगल है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और कुछ पार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इलीगल भी है। ठीक है, देखना if in an agreement there is two part, ये हम लोग पढ़े भी थे पहले भी, लीगल एंड इलीगल। इफ देयर इज टू पार्ट इट इज लीगल एंड इलीगल, then the legal set of promise is a valid contract and illegal part is void। ठीक है, तो जब एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ पार्ट लीगल है और कुछ पार्ट इलीगल है, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं हम लोग, तो लीगल वाला पार्ट वैलिड होगा और इलीगल वाला पार्ट वॉइड होगा। ये हम पहले भी पढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट ये कंप्लीट होता है यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। इतना पढ़ने से हो जाएगा रेसिप्रोकल प्रॉमिस। नेक्स्ट हम एक नया हेडिंग करेंगे, हेडिंग करना एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा लॉ है लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। सेक्शन नंबर 59 से लेके 61 तक है। ठीक है, 59 से लेके
61 एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स लिख लेते हैं पहले, फिर हम लोग उसको समझेंगे। ठीक है, लिखना। Sometimes a debtor owes several debts to the same creditor and makes payment which is not sufficient to discharge all the debts. In such a case, payment is appropriated as per provisions of section 59 to 61, as per provisions of section 59 to 61। ठीक है, लेना क्या मतलब है इसका, जब एक डेटर, डेटर मतलब हमको जिससे पैसा मिलने वाला है, ठीक है, ओ सेवरल डेट टू इट्स क्रेडिटर, हमको सपोज ये बहुत सारा पैसा देने वाला है, लेट से सपोज 10 तारीख को हमसे उधार में सामान खरीदा था, 10 जनवरी को 10,000 का सामान खरीदा था, ठीक है, फिर क्या किया ये, फिर 20 जनवरी को और 5,000 का सामान खरीदा, ठीक है, फिर 25 जनवरी को और 5,000 का सामान खरीद लिया, ठीक है, तो 10 जनवरी को 10,000 का सामान खरीदा, 20 जनवरी को 5,000 का सामान खरीदा और 25 जनवरी को 5,000 का सामान खरीद लिया, ठीक है। अब ये डेटर क्या किया, ये डेटर अभी हमको पैसा दिया, लेट से 8,000 रुपए दिया, तो ये जो 8,000 रुपए दिया है कौन सा डेट का है माना जाएगा, हम ये पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो 10 जनवरी वाला माना जाएगा, 20 जनवरी वाला पैसा माना जाएगा, 25 वाला माना जाएगा या आधा आधा माना जाएगा, कैसे डिवाइड होगा वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। देखना एक बार ऊपर पढ़ेंगे, समटाइम्स अ डेटर owes several debts, बहुत सारा डेट, to the same creditor and makes payment which is not sufficient to discharge all the debts। अगर 20,000 दे देता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, 10,000 5,000 5,000 काम ही खत्म, लेकिन पूरा पैसा नहीं दिया, 8,000 रुपए दिया, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है लॉ, इन सच अ केस पेमेंट इज एप्रोप्रिएटेड एज पर द प्रोविजंस, मतलब अब ये जो पेमेंट है उसको 59 से 61 के हिसाब से हमको एप्रोप्रिएट करना पड़ेगा। एप्रोप्रिएट का मतलब है ये 8,000 रुपए जो मिला है कौन सा वाला माना जाए, 10 तारीख का, 20 तारीख का कि 25 तारीख का, ठीक है। चलो देखते हैं, हम लोग लॉ पढ़ेंगे। पहला पॉइंट नंबर 1, if the debtor makes express intention to discharge a particular debts,
then amount if accepted should be appropriated accordingly, should be appropriated accordingly। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जब डेटर पैसा देते वक्त ये बोला कि वो जो 8,000 दे रहा है कौन सा डेट का दे रहा है, तो फिर हमको उसी डेट को क्लियर मानना पड़ेगा। जैसे डेटर बोला 8,000 मैं जो दे रहा हूं उसमें से 5,000 ये वाला है, ठीक है, और 3,000 ये वाला है, तो हमको फिर वैसे ही मानना पड़ेगा। जैसा डेटर बोला है हम अगर एक्सेप्ट करते हैं 8,000 रुपए तो हमको वैसे ही क्लियर मानना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा, ये डेट क्लियर हो जाएगा और ये वाला कितना रुपए बच जाएगा, ये वाला 2,000 रुपए बच जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जब डेटर खुद से बोला है कि कौन सा डेट का पैसा है तो फिर हमको उसके हिसाब से उसको क्लियर मानना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, when a debtor has omitted, जब डेटर नहीं बोला है, ठीक है, when a debtor has omitted to intimate then creditor may apply it to clear any lawful debt which is due even if it is time barred, even if it is time barred। ठीक है, तो बोला कि डेटर बताया नहीं कि कौन सा पैसा दिया है। ठीक है, सपोज डेटर हमको 1,00,000 रुपए लिया था हमसे 5 इयर्स पहले, 2,00,000 रुपए लिया था 2 साल पहले, और अभी 1,00,000 रुपए लिया है 1 साल पहले। ठीक है, अभी सपोज ये 4,00,000 रुपए देता है डेटर और डेटर कुछ नहीं बोला, तो हम अपनी मर्जी से कोई भी डेब्ट को क्लियर मान सकते हैं। वो हमारा इच्छा है कि क्रेडिटर्स कोई भी डेब्ट को क्लियर मान सकता है। ठीक है, क्रेडिटर्स की मर्जी है। क्रेडिटर्स चाहे तो सबसे पुराना डेब्ट, भले ही वो टाइम बार्ड हो गया हो, टाइम बार्ड याद है 3 साल पुराना अगर हो गया है तो लॉ बोलता है तुम क्लेम नहीं कर सकते वो पैसा, तुम मांग नहीं सकते उससे वो पैसा। लेकिन सब वो 4,00,000 नहीं, लेट से 3,00,000 दिया है, ठीक है, तो अगर वो 1,00,000 रुपए हम कौन सा क्लियर मान सकते हैं, ये वाला डेब्ट भी क्लियर मान सकते हैं, भले ही वो डेब्ट भले ही टाइम बार्ड क्यों ना हो गया हो। ठीक है, तो लॉ बोलता है कि अगर डेटर अप्रोप्रिएट नहीं किया है कि वो कौन सा डेब्ट को क्लियर मानता है और क्रेडिटर फिर अपनी मर्जी से कोई भी डेट को क्लियर मान सकता है भले ही वो टाइम बार्ड क्यों ना हो। तो ये बहुत बड़ा प्रोविजन है लॉ में जो क्रेडिटर को ये पावर देता है कि भले ही डेट टाइम बार्ड हो गया हो लेकिन तुम उसको पहले यूज कर लो, उसका पैसा जो आया है टाइम बार्ड डेट को क्लियर हुआ है बोल के मान लो। ठीक है, क्लियर है? तो एक पावर मिला है क्रेडिटर को कि टाइम बार्ड डेट को भी वो रिकवर कर पाया। क्यों? क्योंकि डेटर बताया नहीं कि कौन सा डेट का पैसा है, तो क्रेडिटर बोल रहा मैं तो सोचा कि तू टाइम बार्ड वाला पैसा दिया है, और टाइम बार्ड को वो क्लियर मान लिया। ठीक है, नेक्स्ट, अगर दोनों पार्टी अप्रोप्रिएट नहीं करते हैं, ना डेटर कुछ बोला ना क्रेडिटर कुछ बोला, ठीक है, तो क्या होगा देखना, इफ neither of the parties, if neither of the parties appropriate
If neither of the parties appropriate, then payment shall be discharged in order of time. And if debt are of equal standing, then it will be applied proportionately. ठीक है, इट विल बी अप्लाइड प्रोपोर्शनेटली। तो क्या बोल रहे हैं, जब दोनों ही पार्टी अप्रोप्रिएट नहीं किए, सपोज एक था 10 तारीख का, एक 15 तारीख का, एक 20 तारीख का, ठीक है, 10,000, 5,000, 5,000, कुछ बोला नहीं, तो फिर क्या होगा, दोनों कुछ नहीं बोले, ना डेटर कुछ किया ना क्रेडिटर अप्रोप्रिएट किया, तो लॉ बोलता है टाइम के हिसाब से होगा, पहले 10 तारीख वाला क्लियर माना जाएगा। ठीक है, अगर एक ही दिन का है दो डेट, सपोज ये डेट भी 10 तारीख का है, एक ही दिन का है दोनों, तो फिर प्रोपोर्शनेटली क्लियर होगा। मतलब जैसे ये हमको दिया लेट से 6,000, ठीक है, तो ये भी पहला 10 तारीख का है, ये भी 10 तारीख का, 2:1 का रेशियो है, तो पहला डेट का माना जाएगा 4,000, दूसरा डेट का माना जाएगा 2,000। समझ में आ रहा है? जब इक्वल स्टैंडिंग का है, सेम डे का डेट है, तो प्रोपोर्शनेटली उसको क्लियर हुआ माना जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। सेक्शन था 59 से लेके 61 तक, 3 सेक्शन है। पॉइंट नंबर 1 जो है वो 59 है, ये 60 है, और बाद वाला जो पॉइंट है पॉइंट नंबर सी, दैट इज 61। क्लियर? चलो, तो इतना पढ़ेंगे आज के क्लास में। ये टॉपिक होता है कंप्लीट, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय।